जब आपने अपनी बेटी को देखा या आप मिले, आप कब मिले, कितने समय बाद देखा आपने? हमको फ़ोन आया 11 बजे, उधर पहुंचा 12 बजे। हमको 3 साढ़े 3 बजे उसको 3:30 बजे उसको देखने का मिला है। उस टाइम में हमका दिल में क्या चल रहा है तो हम ही जानते हैं ना, लेकिन वो लोग बोलते हैं तदंत चल रहा है, तदंत चल रहा है, इसलिए। किस अवस्था में आपको मिली? किस अवस्था में आप? वो तो कपड़ा शरीर में नहीं है, एक चादर से मुड़ा हुआ था और हाँ दोनों। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी गई, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर अब जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आर.जी. कर हॉस्पिटल के सामने अचानक से देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक करा दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। ऐसे में ये जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी ये केस दिन ब दिन और भी उलझता ही जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है या फिर वो कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबा देना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर के हो या फिर वो लोग हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहे हों। लेकिन जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था तो उसके बाद ही आधी रात को उपद्रवी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। और इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर यह घटना घटी थी यानी जो क्राइम सीन है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? हॉस्पिटल का शासन उस समय क्या कर रहा था? उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है? यानी इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाए। जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं, उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया और प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो मौजूद प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकल रसूख रखता है, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वो बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। अख्तर अली बताते हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और डिपार्टमेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारे धंधेबाजी वहाँ पैसों से बेसिस पर होते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने पुलिस को लेकर जो सवाल उठाए थे, इस पुलिस ने किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य मौत बता दिया था। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हालांकि बाद में पुलिस जब एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हो, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और वो भी उसी हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि ऐसे ही एक केस 2001 में सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके के गंदे
और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं। साथ ही आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है या अय्याशी का अड्डा। और अगर ये सारी चीजें उस समय हुई थी तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसे ही रिएक्ट क्यों किया था? दरअसल साल 2001 में सुमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था। सुमित्रा विश्वास भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी माँ से बात की और कहा कि वो कल घर आएगा, लेकिन उसके अगले दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सुमित्रा विश्वास की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि ये तो एक सामान्य मौत है। उसकी माँ का कहना था वो अचानक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सुमित्रा ने किसी लड़की से प्यार के चलते अपनी जान दी है, यानी वो प्यार में फेलियर था। वो किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सुमित्रा को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से सुमित्रा विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन सुमित्रा की माँ पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अकेले ही डटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खुद अपनी जान दी है। सुमित्रा विश्वास की माँ का कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रीओपन किया गया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय उमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करते हैं और उमिता दास भी उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी और उमिता को अरेस्ट करने के बाद उसे पूछताछ की जाती है। इधर जब उमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सुमित्रा विश्वास का एक तरीके से मर्डर हो गया था। और जब ये सारी चीजें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट भी खुलकर सामने आते हैं और वो स्टूडेंट आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN के रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्टल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी। TNN एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वो लोग वहां पहुंचे और जब वो स्टूडेंट सामने आए तो पता चला कि आरजी कर कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन का रॉकेट चलता है। महिलाओं को लेकर डील होती है, पैसे में लड़कियां बेची जाती है और साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का काम भी होता है, यानी ब्लू फिल्म बनाने का काम भी किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में ये सब चीजें कैसे होती रही। दरअसल इस पूरे रॉकेट में कुछ स्टूडेंट शामिल हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर भी शामिल और कई पॉलिटिकल लीडर भी इसमें उसके साथ मिला हुआ है, जिसके साथ ये सारा काम होता था। खैर, जब उमिता दास यानी जो सुमित्रा विश्वास के दोस्त थे, जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो भी इस रॉकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करते हैं। वो हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तब स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं और उनका कहना था कि सुमित्रा विश्वास ने उस रॉकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाया था, इसलिए उसका कत्ल किया गया है। और तहकीकात होने पर यानी TNN के रिपोर्ट्स ने जब बाकी चीजों के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल्स हैं उसमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक टेबल भी पड़ा हुआ है, लाइटें भी लगी हुई है और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हैं वो वीकेंड के दिन में भी वही रहते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और फिर पर्न फिल्म शूट की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब लड़कियां नहीं मिलती थी यानी सेक्स वर्कर नहीं मिलती थी तो ऐसे में आरजी कर मेडिकल
कॉलेज से डेड बॉडी उस जगह लाए जाते थे। वो डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता था, जो डेड बॉडी सही सलामत होते उनको वहाँ लाया जाता है और फिर उनके न्यूड बॉडी शूट की जाती है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके बाद उन वीडियोस की एडिटिंग की जाती थी। उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था और फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। और जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर कभी भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन सुमित्रा बिस्वास इसका शिकार हो गया था, क्योंकि उसके दोस्त भी उस रॉकेट का शिकार हो गए थे। हालांकि उसने उससे पहले कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन बात जब उसके दोस्त उमिता दास पर आई, जब उसके फोटो मूव की गई और एक नोट शरीर के ऊपर लगा दी गई, इसके बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, तो तब सुमित्रा बिस्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर 25 अगस्त को चित्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और वो भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे को कत्ल किया गया है। और तो और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में रूम नंबर 15 है। TNN के रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब TNN की रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम 15 में पहुंची, तो वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर किसी तरह से TNN के रिपोर्टर्स उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 तक पहुंचे, और जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुल नहीं रहा था। उसका दरवाजा बहुत टाइट बंद किया गया था। उस कमरे की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कड़ी मुशक्कत के बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। TNN रिपोर्टर्स अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया कि वहां पर एक ट्राइपॉड है, लाइट है, टेबल है, यानी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और कहा गया कि जो बच्चों ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है। उस कॉलेज के अंदर और साथ ही साथ वहाँ जो हॉस्टल बने हुए थे उनके अंदर भी कहीं न कहीं ऐसी चीजें होती है। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर बहुत फेमस हुए थे। वो डॉक्टर भी इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करते थे। उन्होंने सुमित्रा बिस्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी, तो तब पूरी तरह से साफ हो गया था कि सुमित्रा बिस्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। और जैसे उस केस में सुमित्रा के मुंह में रुमाल ठूसने की बात कही गई है, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर जिनका अभी हाल ही में सेमिनार हॉल में रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सुमित्रा बिस्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी ही कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए ये कितना रहस्यमय हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, और उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं। उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना क्राइम होता था। खैर, अब हम आते हैं ट्रेनी डॉक्टर केस की तरफ। जैसे उस समय सुमित्रा बिस्वास के मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है। हालांकि मौके वारदात को देखकर पहली ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया, जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल की बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है? और तो और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मामले की जांच कर रहे CBI को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहली रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग तो वहां से चले गए थे।
लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया और जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बात हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में है, उन्हें भी अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वो ये है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर ये पहले से कोई साजिश थी। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश तो कर रही है, साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वो अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल और गुनहगार है। ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि इस हॉस्पिटल में हर जगह फेरी घूमता रहता था, यानी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी, अब 2024 में संजय के फोन में भी उस तरीके के पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला है, यानी ऐसे ब्लू फिल्म जिसमें किसी को यातनाएं देखकर आपको संतुष्टि मिलती हो। इस तरह के पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिली थी, वो भी एक नहीं कई वीडियो मिली थी। यानी आप उसके मानसिक प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वो इस तरीके का क्रूर कृत्य कर रहा था तो उसके दिमाग में किस तरीके का घिनौनापन चल रहा होगा। खैर, हम आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं और हमारा मकसद यही था कि आपको ये बात बता सके कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे केस हैं जिनकी फाइलें दबा कर रखी गई है, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है तो सीबीआई इसका भी पुख्ता जांच जरूर करेगी कि क्या इसमें संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है, क्योंकि अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कत्ल को नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से क्रूरता उस डॉक्टर के साथ की गई है उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सके, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के कार्यशाला पर भी इल्जाम है, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा, और अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो फिर सीबीआई उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी। और शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी ये इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या फिर ये केस भी सुमित्रा बिस्वास की तरह ही फाइलों के नीचे दब कर रह जाएगी और उस बच्ची के गुनाहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सूचित करना है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए